जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत अहम इशू जो कि कैंडिडेट्स जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो मैं उम्मीद करूँगा तमाम कैंडिडेट्स मेरी बात बड़ी तवज्जो और गौर से सुनेंगे। और ये बात है एकेडमिक मार्क्स के हवाले से, जो अभी 2022 के अंदर आने वाले रिज़ल्ट्स हैं, मैंने उनका बागौर जायज़ा लिया है और तमाम रिज़ल्ट्स को कंपाइल किया है और एक सर्वे भी कंडक्ट करवाया था। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने महसूस किया है कि जो वाहिद बुनियाद बन रही है, वजह बन रही है पीपीएससी के अंदर अभी 2022 के अंदर सिलेक्शन की, वो एकेडमिक मार्क्स हैं। तो इसलिए अगर ये एकेडमिक मार्क्स को ख़त्म नहीं किया जाता तो वो कैंडिडेट्स जो इनके एकेडमिक मार्क्स 25 या इससे कम बन रहे हैं, उनको पीपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि अभी मैंने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट भी मैंने बनाई है, एक पूरी एप्लीकेशन बनाई है कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर दूसरे टेस्टिंग एजेंसीज देखें हम, जिनमें प्रोविंशियल जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके बाद जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चारों बाकी जो हैं ये एकेडमिक मार्क्स को काउंट नहीं करती सिलेक्शन के प्रोसीजर के अंदर। और अगर मैं इसका दूसरे कंट्रीज़ के साथ मुआवजना करूँ पीपीएससी का, तो इंडिया के अंदर एसएससी और सीजीएल, इन दोनों के अंदर 4 ईयर एग्ज़ाम होता है और उसके अंदर भी एकेडमिक मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद अगर मैं बात करूं मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये जो सब साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनमें से कोई भी एकेडमिक मार्क्स को काउंट नहीं करता और हमसे ही मिलता जुलता इनका सिस्टम मौजूद है। और उसके बाद अगर मैं जापान की बात करूं तो वो भी वहाँ पर बड़ा एक एफिशिएंट जो है तरीकाकार है गवर्नमेंट सर्विस में रिक्रूट करने का, वहाँ पर भी एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट या काउंट नहीं किया जाता। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और पीपीएससी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इन तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए और आप भी अपना एनालिसिस देख लें, अगर आपको इससे मुख्तलिफ बात नज़र आती है तो कैंडिडेट्स को इससे आगाह कर दें, ताकि फिर वो कैंडिडेट्स जिनके एकेडमिक मार्क्स कम हैं, वो अपने ज़िंदगी के 4-5 साल कीमती इस चीज़ के ऊपर ज़ाया ना करें कि उन्हें वन पेपर के थ्रू कोई जॉब मिल जाएगी। उनको जो है पहले से ही इंटीमेट कर दिया जाए कि आपको जो है जॉब नहीं मिलनी, आप अपने कीमती जो टाइम है वो ज़ाया ना करें। और इस हवाले से मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि जो एकेडमीज बनी हुई हैं इतनी सारी, इन्होंने कैंडिडेट्स को धोखे में क्यों रखा? इनका भी फ़र्ज़ बनता था ये कैंडिडेट को बता देते। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेशन भी, मैं कोई इनरोलमेंट नहीं हो रही, कोई मुझे ये कहे कि भाई इनरोलमेंट के लिए नहीं, सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मैं ये मुद्दा इस टाइम पर लेकर आया हूँ कि मुझे इससे कोई पर्सनल लालच या कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं सिस्टम के थ्रू ही मैंने भी सिलेक्शन ली है पूरे पंजाब में एक सीट पर, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये कैंडिडेट था बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इस सिस्टम को या तो तब्दील होना चाहिए या जो है फिर इसके काउंटर में कोई अच्छा सिस्टम जो है वो लाना चाहिए, जिसमें जो है कैंडिडेट को फैसिलिटेट किया जा सके और लो एकेडमिक मार्क्स रखने वाले कैंडिडेट भी ऑब्लाइज हो सकें। तो इसमें मैं सारे के सारे फैक्ट्स भी आप लोगों को बयान करूंगा और आप देखिए, और कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, फिर उसके बाद आप अपनी जो भी राय बनाना चाहते हैं वो बनाएं। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि 2019 में आप लोगों को पता है हम लोगों ने पूरे पंजाब के अंदर जो कैंडिडेट्स थे, हमने जो है प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। और क्योंकि वो 12 पेपर जो है वो उसमें करप्शन साबित हो गई थी, तहसीलदार के अंदर थी, तो हमने उसके अंदर प्रोटेस्ट किए, मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन की। चेयरमैन साहब उस टाइम के जो थे वो हमारे एलिगेशंस को मीडिया पर उन्होंने प्रोग्राम भी किया कि भाई हम कैंडिडेट बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, हमारे टेस्ट पास नहीं होते, इस तरीके की उन्होंने बात करके हमें वहाँ से भगा दिया था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे पंजाब के अंदर जो है कैंडिडेट्स ने जो है प्रोटेस्ट किए, और जिसके नतीजे में क्या हुआ था जनाबे वाला, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ सच साबित हुआ था, क्योंकि हम इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और बीइंग ए स्टेक होल्डर, बीइंग ए वॉच डॉग इस सिस्टम के, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है करप्शन को आइडेंटिफाई करें अगर कहीं पर भी हो रही है, ताकि अथॉरिटीज़ को पता चल सके और अथॉरिटीज़ फिर एंटी करप्शन ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी और जो है फिर करप्शन जो है वो सामने आ गई थी। और सिस्टम भी इसी तरीके से बेहतर होते हैं जब तक उनके जो स्टेक होल्डर हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखना और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है, ये मेरी वो जो एक सीट के ऊपर मैं बात कर रहा था, ये उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने भरपूर आवाज़ उठाई है,
और मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह नजम वली खान साहब और तमाम पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी और मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। डेली टाइम्स ने जब मुझे FIA के ज़रिए, ये वो 12 पेपर हैं जिनको जो है वो कैंसिल आउट कर दिया गया था, PPSC ने खुद से कैंसिल किया था। PPSC की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने आइडेंटिफाई होने के बाद जो है चीज़ों को रेक्टिफाई किया और दुरुस्त कर दिया। उसके बाद जो है मुझे लोग जानते हैं, वो FIA के अंदर एक इशू हुआ था जिसके ऊपर मुझे जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। 1,45,000 ये लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं सिर्फ एक चैनल के ऊपर। उसके बाद डेली टाइम्स ने भी मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखा, बाकी भी मीडिया के ऊपर जो है वो बात मेरे बारे में की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक जो मेरी FIR थी वो आप लोगों ने देख ली। तो मैं तमाम मीडिया का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है क्योंकि मेरी एक आवाज़ है, मैं समझता हूँ, और मेरी आवाज़ जो है वो अगर कोई सुन रहा है, अगर किसी तक पहुँच रही है, तो वो खुदारा इस चीज़ का जो है वो नोटिस ले। नोटिस लेने के बाद जो है वो लाजमी तौर पर जो है इसको जो है आइडेंटिफाई करे, क्योंकि ये तलबा के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इस वीडियो को पूरा देखा जाए, और ये मेरा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने आ गया कि मैं ऐसे जो है इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस सिस्टम को बड़ा क्लोजली इसका एनालाइज करता हूँ, इसको देखता हूँ और पढ़ाता हूँ बच्चों को। इसलिए महसूस करता हूँ कि उनके साथ अगर किसी भी लेवल पर, किसी भी जगह अगर ज्यादती हो रही है तो उस ज्यादती को जो है वो रेक्टिफाई होना चाहिए, उस ज्यादती को ख़त्म होना चाहिए और कैंडिडेट्स को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर जज होना चाहिए, ना कि जो है वो मेरिट जो है इस बुनियादों पर जज हो कि जी जो है एकेडमिक मार्क्स की। और अगर एकेडमिक मार्क्स की बुनियाद पर ही कैंडिडेट को जज करना है, एकेडमिक मार्क्स की बुनियाद पर ही कैंडिडेट को फैसला करना है, तो फिर ये टेस्ट और इंटरव्यू लेने का क्या फ़ायदा? अगर टेस्ट और इंटरव्यू लेने का फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। और अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरी स्क्रीन देखें, इसमें मैं आप लोगों को साबित करूँगा कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें हो रही हैं। तो एकेडमिक मार्क्स सर्वे मैंने एक कंडक्ट करवाया है इसके अंदर, और ये जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं PPSC क्या है। PPSC बेसिकली जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपनी तरफ से जो है वो रिक्विजिशन बनाते हैं, उनको जो भी रिक्वायर्ड स्टाफ होता है, और वो फिर PPSC को जो है वो भेज देते हैं कि हमें 50 लोग चाहिए। PPSC उसके मुतल्लिक जो है, जो डिपार्टमेंट कहता है कि उसको इतनी एज के लोग चाहिए, इतने जो है उनकी काबिलियत होनी चाहिए, तालीमी काबिलियत, तो उसकी बुनियाद पर क्या कर देता है जनाबे वाला, एक जो है एडवर्टाइजमेंट कर देता है, और 15 दिन के अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो उसके ऊपर क्या कर लेते हैं जी, अप्लाई कर लेते हैं। PPSC का सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरह की सीट्स होती हैं, एक जनरल सीट्स और एक स्पेसिफिक सीट। और अगर मैं जनरल सीट्स की बात करूँ, इसमें ग्रेजुएशन से मुराद है इंजीनियरिंग वाले, एग्रीकल्चर वाले, और उसके बाद जो है DVM वाले, तमाम लोग ऐसे जिनके पास 14 या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिक सीट जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर, लेक्चरर की जॉब होती हैं, तो इसमें हम जनरल कैडर की बात करेंगे। लेकिन ये जो स्पेसिफिक सीट्स होती हैं उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया ही होता है PPSC का। और क्राइटेरिया क्या होता है जी, इकनॉमिक मार्क्स जो हैं वो 40 नंबर के होते हैं, रिटन मार्क्स जो हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है 2 पर, और इंटरव्यू मार्क्स जो हैं वो 100 नंबर के होते हैं, और टोटल इस तरीके से 190 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं PPSC के सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर और बाकी का इसके साथ अगर एक एनालिसिस करूं कंपैरेटिव, तो FPSC के अंदर एक CSS का एग्जाम लिया जाता है, 1200 रिटर्न के नंबर होते हैं, 300 इंटरव्यू के। और FPSC भी एक 1 पेपर एग्जाम जो है वो कंडक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर वो एकेडमिक मार्क्स को शामिल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो है 100 नंबर का उनका डिस्क्रिप्टिव होता है और 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। और अगर मैं PPSC की बात करूं, PPSC भी 2 तरह के एग्जाम लेता है, एक PMS और एक 1 पेपर। PMS के अंदर 1200 रिटर्न के होते हैं और 200 इंटरव्यू के होते हैं, एकेडमिक मार्क्स काउंट नहीं करता यहाँ पर। लेकिन 1 पेपर MCQs में 40% जो है वो एकेडमिक को कैलकुलेट किया जाता है 40 मार्क्स के, और 50% जो है टेस्ट को करके उसको मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है, और 100 मार्क्स का इनका इंटरव्यू होता है। उसके बाद KPPSC की बात करूं तो इनके PMS के अंदर जो है वो बिल्कुल भी एकेडमिक मार्क्स शामिल नहीं होते, और 1 पेपर के अंदर भी इनके एकेडमिक मार्क्स शामिल नहीं होते। और SPSC की बात करूं, इधर भी जो है एकेडमिक मार्क्स को शामिल नहीं किया जाता, और BPSC के अंदर भी शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद अगर मैं दूसरे कंट्रीज से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर SSC और CGL, तो ये भी MCQs बेस्ड होते हैं, और इसके अंदर जो है 4 टियर एग्जाम होते हैं और एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट नहीं करते। जापान के अंदर भी अगर वो इंटरव्यू के अंदर किसी के एकेडमिक को जज करना चाहते हैं तो पहले पैनल इंटरव्यू लेते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन होती है, फिर 1 to 1, ठीक है जी। और उनके इंटरव्यू का बड़ा एक डिफाइंड प्रोसीजर है। PPSC में इस तरीके का कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है, किसी का 5 मिनट का हो रहा होता है, किसी का 3 मिनट का इंटरव्यू हो रहा होता है, किसी का 10 मिनट का हो रहा होता है, और उसमें सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, और फाइनली क्या कर दिया जाता है, एक एवरेज से सबको मार्क्स दे दिए जाते हैं, 62 63 64 62 63 64, उसमें कोई डिफरेंस पड़ता ही नहीं है।
ठीक है जी। और मोस्टली कैंडिडेट्स को श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के अंदर भी जो है एकेडमिक मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स और आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको इस तरीके से जो है आप करते हैं, उनको कैलकुलेट करने के बाद जो है इस तरीके से आप कैलकुलेट करने के बाद उनको 5 से क्या कर देते हैं जनाबे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी तरीके से आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं उनको भी ऑब्टेन्ड मार्क्स में से टोटल मार्क्स को डिवाइड करते हैं और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके जो बैचलर होता है, बैचलर के अंदर भी आपके क्या होते हैं जी, 800 मार्क्स जो है टोटल है फॉर एग्जाम्पल, और 450 आपने लिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 28 से, और फिर क्या हो जाएगा आपके आ जाएगा। इन तीनों को आप क्या कर लेंगे जी, टोटल कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके एकेडमिक मार्क्स आ जाएंगे फॉर 3 एग्जाम। अगर किसी ने एमएससी कर रखी है, किसी ने जो है एमफिल कर रखा है, तो उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते क्योंकि 3 एग्जाम पीपीएससी ने मांगे हैं। अगर पीपीएससी ने एमए मांगा होता तो फिर उसके काउंट करते ना, क्योंकि उन्होंने 3 एग्जाम मांगे हैं तो आपके 3 एग्जाम ही काउंट होंगे। बेशक आपने बीएस किया हुआ है, बेशक आपने बीए किया हुआ है, बेशक आपने जो मर्जी किया हुआ है, अगर आपने एमए किया हुआ है तो इस स्टेज के ऊपर आपके कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर 4 जो एग्जाम है, अगर पीपीएससी मास्टर डिग्री को मांग लेती है तो उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री भी शामिल हो जाएगी। जैसे अब लेक्चरर है तो लेक्चरर में जिसने मास्टर किया होगा तो उसके मास्टर के भी मार्क्स जो है वो शामिल होंगे। जैसा कि आपको पता है कि वो तीनों सेम रहेंगे, उसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नंबर भी सेम रहेंगे, लेकिन जो बैचलर है उसके 11 मार्क्स हो जाएंगे और जो आपके पाकिस्तान स्टडीज है उसके 17 मार्क्स हो जाएंगे। और इस तरीके से आप इनको भी क्या कर सकते हो जनाबे वाला, कैलकुलेट कर सकते हो अपने मार्क्स को। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे कैंडिडेट्स के, आपको पता है कि अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने डीवीएम के बल्कि 8 बच्चे हैं जिनको एस एंड गैट जो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको कहा गया कि आप इक्विवेलेंस बनवा कर लाएं। उन्होंने एचईसी के जरिए से इक्विवेलेंस बनवा ली। उसके बाद क्या हुआ, पीपीएससी ने कहा क्यूईडीसी कमेटी के जरिए से बनवा के लाओ। अब ये क्यूईडीसी कमेटी क्या है जी, क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी। अब इसमें क्या होता है, एक एचईसी का नुमाइंदा होता है, एक जो है पीपीएससी का नुमाइंदा होता है, एक उस डिपार्टमेंट का एचआर का नुमाइंदा होता है, और इसके अलावा जो है इधर जो है एक नुमाइंदा जो है वो सर्विसेज रूल्स का होता है। तो ये 4 नुमाइंदे इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो है डिग्री इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं। हालांकि एचईसी से वो बनवा लाया और फिर भी जो है उसको नहीं माना जा रहा। वो इतने बेचारा 2 महीने हो गए हैं, इस सिस्टम को भी डिले हो गया। लेकिन वो एक पर्सनल लेवल में एक कैंडिडेट किस तरीके से मैनेज कर ले ये चारों लोगों को, यानी इतनी एक डेफिशिएंसीज में मौजूद है, खुदारा इसको भी जो है वो खत्म किया जाए। उसके बाद आपका एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, ये आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने जो डीएमसीज होती हैं उनके ऊपर परसेंटेज को मेंशन ही नहीं करती। तो सीजीपीए से परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरह का पीपीएससी के पास कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। और फिर क्लर्क क्या करते हैं, जब हम जाते हैं वहां पर तो वो हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं कि आप बनवा कर लाओ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पीपीएससी को चाहिए बीइंग ए टेस्टिंग एजेंसी कि वो इन चीज़ों को मैनेज करे और वो इन चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से कंपाइल करे। और परसेंटाइल और परसेंटेज का जो चक्कर है कि परसेंटाइल जो है वो कम होती है और परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसमें वो एक बाउंड्री से तरीके से जो है ना कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन के 28 मार्क्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डाइवर्सिफिकेशन है। बी.कॉम मौजूद है, उसमें नंबर नहीं आते। लॉ मौजूद है, लॉ में नंबर नहीं आते कैंडिडेट के। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नस्ट के जो इंजीनियर हैं वहां पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, कहीं पर लीनियर ग्रेडिंग होती है, कहीं पर स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि तमाम को एक स्टिक के साथ कैरी करना चाहिए। और ये क्या मेरिट की, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। और इसमें क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे कोई सब कैंपसेज हैं, कोई देहात के इंस्टीट्यूट हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ऐसे ही यूनिवर्सिटीज बना ली हैं और वो डिग्रियां बांटी जा रहे हैं। एचईसी ने भी उनको रिकग्नाइज कर दिया है, उनका जो है अब वो डिग्री उसके बाद जो है वो बांटी जा रहे हैं और कैंडिडेट को 4 आउट ऑफ 4 देते जा रहे हैं। और इसमें अभी भी जिन कैंडिडेट के 33 मार्क्स हैं, अगर वो जब उस वक्त देखेंगे जब जो है 1100/1100, 1100/1100 और 4 जीपी वाले जब 40 वाले बच्चे आएंगे तो उनका क्या हाल होगा। जो आज 33 वाले खुश हो रहे हैं उनके साथ भी अनकरीब ज्यादती होने वाली है अगर उनको जॉब ना मिली अनकरीब। उसके बाद एग्जाम सिस्टम के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हैं उनके बाद में आपको वो मैंने आपके सामने रख दी जो एकेडमिक मार्क्स के हवाले से है कि इसमें जो कैंडिडेट होता है वो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम, ये बहुत बड़ा एक चक्कर है। इसमें मैंने सर्वे किया, वो आपको अभी दिखा देते हैं। ये 2 सर्वे थे। हमारा सर्वे नंबर 1 जो था, इसमें 217 कैंडिडेट्स जो थे टोटल थे, उसमें 111 जो थे वो सेमेस्टर सिस्टम के थे और 106 तकरीबन 50-50 आप कह सकते हैं।
ऐसे कैंडिडेट जिनके 30+, ऐसे कैंडिडेट जिनके 30+ जो है वो एकेडमिक मार्क्स हैं, 30+, चेक करें 78 जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के, और सिर्फ बेचारे 5 ऐसे कैंडिडेट जो एनुअल सिस्टम के हैं जिनके ज्यादा मार्क्स हैं। उसके बाद 25 से लेकर 29 तक ये बेचारे जो कम, 25 वाले ज्यादा कौन है जनाबे वाला, 79 जो है ये 25 से कम वाले जो नंबर हैं ये कौन है जी, ये एनुअल सिस्टम वाले हैं। और 100 जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के। और अगर 25 से भी कम की तरफ मैं चला जाऊं तो 85 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके एनुअल सिस्टम में जिनके कम है। तो मेरे पास तो एक लिमिटेड डाटा है, पीपीएससी के पास ये पूरा डाटा मौजूद है। वो अगर वो मुझे गलत साबित करना चाहते हैं तो वो अपना डाटा दिखाकर कि नहीं भाई इसमें कोई ज्यादती नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है एनुअल वाले, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो बच्चे हैं उनका ये मसला है, तो फिर वो मुझे ये डाटा पब्लिक कर दें या बच्चों को दिखा दें। क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन भी भेजेंगे, जैसे सारे फैक्ट लगाकर पीपीएससी को भेजेंगे हम, ताकि जो है इसका सद्भाव हो सके। अगर हमारा कोई रेलिवेंट इनके पास डाटा होगा तो वो हमें निगेट कर देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये सर्वे था, इसमें जो है तमाम मैंने बच्चों को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कि जैसे इस तरीके से एक बच्चे ने कैलकुलेट किया हुआ है और इस तरीके से जो है किया हुआ है। तो ये तमाम बच्चों का ये इज्तिमाई विचारों का मसला है। तो इस तरीके से ये देखें जी 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 25, 23, 22, तो ये 16 भी एक बच्चे के नंबर है। तो ये बेचारा क्यों तैयारी कर रहा है। तो उसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि कैलकुलेट सही नहीं करते पीपीएससी वाले, देखें एक ही बच्चा है सेम, हसीबुर रहमान, ठीक है जी, अब्दुल रहमान, ये भी हसीबुर रहमान, और सेम सीट है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की। एक बार उसके 29 लगा दिए, एक बार उसके 29 लगा दिए और एक बार उसके 30 लगा दिए। तो ये यानी इनके पास कैलकुलेशन करने का भी सही फार्मूला मौजूद ही नहीं है। और ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, ये सिर्फ मैंने एक मिसाल साबित की है और इसके अलावा बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। उसके बाद अगर मैं फाइनल मेरिट की बात करूं, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये इस पे मैंने बड़ी मेहनत की है, एक एक बच्चा उससे राब्ता किया है और उससे डीएमसी लिया है। मेरे पास इनकी डीएमसीज मौजूद हैं, अगर कोई चेक करना चाहता है मेरे पास डीएमसीज मौजूद हैं। तो ये एक 8K का है, अभी 2022 के अंदर इसका इंटरव्यू हुआ है और 2 सीटें थी जी पूरे पंजाब के अंदर। और इसके ऊपर जो है तकरीबन 10 कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें से 4 लोग जो है वो इंटरव्यू के अंदर अपीयर हुए। उनमें से देखें एक कैंडिडेट था उसके 30 मार्क्स थे जो रेकमेंड हुआ, और एक कैंडिडेट था जिसके 29.28 मार्क्स थे, और दोनों के 62 थे जी इंटरव्यू के अंदर। और जो कैंडिडेट बेचारा नॉट रेकमेंड हुआ, ये मेरा स्टूडेंट ही है जुनेद एहतशाम, ये बेचारा जो है 15 जो है वो इंटरव्यूज दे चुका है, लेकिन अभी तक इसकी एक रिकमेंडेशन भी नहीं हुई। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ लो एकेडमिक मार्क्स की वजह से। और वो बेचारा 2013 से यूईटी लाहौर का ग्रेजुएट है, यूईटी लाहौर का ग्रेजुएट है, और 2017 से इस चीज की प्रेपरेशन कर रहा है, लेकिन नॉट रिकमेंडेड है। हालांकि इंटरव्यू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसके बावजूद नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 2 सीटें दोबारा हैं, इसमें 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। ये असिस्टेंट BS16 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर 60H CPD, इसके अंदर भी जुनेद एहतशाम दोबारा बेचारा नॉट रिकमेंड हुआ। 2 सीटों के ऊपर बेचारा शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद, इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स लेने के बावजूद, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मार्क्स कम होने की बुनियाद पर वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। और कौन से लड़के सेलेक्ट हो पा रहे हैं? जिनके एकेडमिक मार्क्स 30 या 30 से अबव हैं। और ये मेरे रिजल्ट्स जो मैंने कंपाइल किए हैं उनसे देखा जा सकता है कि जिनके 30 या 30 से ज़्यादा हैं सिर्फ और सिर्फ वही सिलेक्ट होते हैं, कम वाले सेलेक्ट नहीं होते। ये एक और रिजल्ट मौजूद है आपके सामने, जिसमें जो है 3 सीट थी, फिर अगेन जुनेद एहतशाम अपने बेचारे लो एकेडमिक मार्क्स होने की बुनियाद पर, हालांकि इसके टेस्ट में भी ठीक नंबर थे और इंटरव्यू में भी इसके ठीक नंबर थे, दोनों में टॉप किया इसने, दोनों में, टेस्ट में भी इसने टॉप किया, इंटरव्यू में भी इसने टॉप किया। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक मार्क्स की वजह से ये बेचारा रेकमेंड नहीं हो सका। तो मैं पीपीएससी से कहूंगा कि अगर जो है वो खुदारा मेरी बात सुन रहे हैं तो इस चीज़ को करें, और हम भी इसके ऊपर उनको भरपूर तरीके से पहुंचाएंगे अपनी बात सारी। और ये
अगर शायद हो सकता है आप लोग कहें कि ये तो सिर्फ 2-2 सीटों का मामला था, और अब यहाँ पर देखें जी, ये 4 सीटों का एक रिजल्ट जो है, सॉरी 10 सीटों का रिजल्ट था जी। इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा कम डाटा था, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ बच्चों का नहीं मिला। तो इसमें भी देखें 33 वाला, 35 वाला, 30 वाला, 32 वाला, 30 वाला, 34 वाला, 33 वाला, 30 वाला, ये लोग जो हैं वो रिकमेंड हुए हैं। जो कम लो एकेडमिक मार्क्स वाले थे बेचारे, वो कोई नॉट रिकमेंड है, सारे के सारे जिनके भी एकेडमिक मार्क्स कम थे, 27, 24, 25, 26, 28, 27, ये सिर्फ और सिर्फ, हालांकि 62, 62, 64, 64 एक इंटरव्यू में, क्योंकि डिसाइड ही नहीं किया जा रहा, इंटरव्यू में सेम नंबर दिए जा रहे हैं। इंटरव्यू में कोई जो है वो इंटरव्यू को नहीं आप कह सकते, ऐसा कैसा हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये एक और मेरे पास रिजल्ट मौजूद है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। एक और रिजल्ट है, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट है, वो स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट है जिसमें 32 सीटें थी और उसमें 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। सेम पैटर्न वहां पर भी यही फॉलो हुआ है। और अगर आप जो है, मैं दोबारा मेरी स्क्रीन पर आप देखिए तो आपको ये नजर आएगा जी, इसमें 32 सीटें थी, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या हुआ है जनाबे वाला, ये देखें जी, इसमें 35 वाला, 33 वाला, 34 वाला, यही लोग जो हैं वो रिकमेंड हुए हैं। 33 वाला, 32 वाला, सारे के सारे रिकमेंडेड, और बेचारे जो कम एकेडमिक मार्क्स वाले हैं वो सारे इसमें नॉट रिकमेंड हुए हैं, ठीक है जनाबे वाला। तो ये देखें जी, एक और इसमें भी नंबर इंटरव्यू के चेक करें, 60, 62, 64, 62, 64, 62, 64, 62, 64, 60, 62, 64, 60, 62, 64। तो इसमें यानी इंटरव्यू का कोई रोल नहीं है, इंटरव्यू में तो सबको एक जैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। ये चेक किया जा सकता है, इंटरव्यू के मार्क्स को सबको चेक किया जा सकता है, 60, 62, 64, 60, 62, 64, बस यही मार्क्स दिए जा रहे हैं। यानी ओनली जो क्राइटेरिया बन पा रहा है वो जनाबे वाला आपका एकेडमिक मार्क्स है। तो इसमें मैं अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा मेरी इस बात को सुना जाए, पॉजिटिवली लिया जाए, और कैंडिडेट्स को कहूंगा कि इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें इस वीडियो को, अपनी सजेशन दें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक जो है गूगल फॉर्म का लिंक डाला है। अगर इसमें किसी कैंडिडेट का जो है वो हो सकता है कि मार्क्स गलत लिखे गए हों तो वो भी आइडेंटिफाई कर दे। और अगर जो है आप अपने तासुरात इसमें देना चाहते हैं तो एक गूगल फॉर्म जो है वो क्रिएट कर दिया है, आप भी बताएं ताकि हमारा डाटा और डाइवर्सिफाई हो सके और जो है इसमें आपको फायदा हो सके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।